हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, जो हमारा दोस्तों बीटेक 4th ईयर में लास्ट सेमेस्टर में 8th सेमेस्टर में है। हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों अपनी यूनिट सीरीज के साथ, यूनिट 2 का पार्ट 2। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है यूनिट 2 का पार्ट 1 और यूनिट 1 का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक पे आप जाके दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। जो हमारा यूनिट 2 है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन। हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ असेंबली लाइन, जहां पे हम बात करेंगे सिंगल स्टेशन असेंबली लाइन, इसके टाइम कैलकुलेशन के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। और हमारा सेकंड बात करेंगे मल्टी स्टेशन असेंबली मशीन के बारे में। यहाँ पे हमारा थ्योरी का ही पोर्शन है दोस्तों, न्यूमेरिकल का यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं है, इसीलिए मैंने ओनली थ्योरी बेसिस पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ओनली यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंसिडर किया हुआ है कि सिंगल स्टेशन असेंबली मशीन पे क्या होता है, मल्टी स्टेशन असेंबली मशीन पे क्या होता है, किस तरीके से उसकी क्वांटिटी को एनालिसिस करते हैं, उसके टाइम को, या फिर जो हमारी ब्रेकडाउन होता है उस तरीके से टाइम को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि रोल ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, कि जो हमारी मशीनें हैं, ऑटोमेशन है, वो अगर हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में तो उसका क्या रोल है। लास्ट हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे रोबोट विजन के बारे में, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या प्रिंसिपल होता है रोबोट विजन का। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ असेंबली सिस्टम के बारे में। यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ असेंबली सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर जो हमारा असेंबली सिस्टम है वो दो टाइप का है। एक के लिए होता है सिंगल स्टेशन असेंबली सिस्टम, यानी जहां पे हमारा जो सिस्टम है पूरा वो सिंगल स्टेशन है। और सेकंड हमारा होता है मल्टी स्टेशन असेंबली सिस्टम, यानी हमारी कोई लाइन है उसमें मल्टी स्टेशन बने हुए हैं। यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस हो रहा है वो सिंगल एक ही स्टेशन पे होता है। तो जो उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, यानी उसका साइकिल टाइम क्या होगा, उसमें जो ब्रेकिंग टाइम होगा, टूल का चेंज ओवर टाइम क्या होगा, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्टली हम बात करेंगे सिंगल स्टेशन असेंबली मशीन के बारे में। यहां पे जो सिंगल स्टेशन असेंबली मशीन है, यानी कहने का मतलब सिंगल स्टेशन, एक ही स्टेशन है, वहीं पे सारे प्रोसेस हो रहे हैं। यानी अगर मैं बात करूं एक कोई हमारा वेल्डिंग का प्रोसेस हो रहा है, ये एक ही स्टेशन पे, यहाँ पे फ्लक्स का प्रोसेस है, ये वेल्डिंग का टाइम है, ये सारा चीज मतलब एक ही स्टेशन पे हो रहा है। यानी मैं दूसरे स्टेशन पे नहीं जाना पड़ रहा। कहने का मतलब इसे रफ करना है, साफ करना है पहले, तो ये सारा प्रोसेस एक ही जगह पे हो रहा है। हमने इसको पहले क्लीन किया, फिर इसको मशीनिंग किया, मशीनिंग के बाद हमने क्या किया, इसको ड्रिलिंग किया, जो भी प्रोसेस है, फिर इसको वेल्डिंग किया, जो भी मतलब इसमें रिक्वायरमेंट प्रोसेस थे हमने क्या किया, एक ही स्टेशन पे किया हुआ है। तो इस तरीके का हमारा जो प्रोसेस होता है वो सिंगल स्टेशन असेंबली मशीन के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द असेंबली ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड एट अ सिंगल लोकेशन। एक ही लोकेशन पे हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नली बेस पार्ट सिस्टम में हमारा है, ठीक है। तो उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपको समझ में आ गया वो सिंगल स्टेशन असेंबली मशीन क्या होती है। जैसे कि हमारा एक ये हमारे क्या स्टार्टिंग का हमारा बेस पॉइंट है, बेस पार्ट है। यहाँ यहीं पे हमारे क्या है, सारे प्रोसेस हो रहे हैं, यानी लिखा हुआ है कंपोनेंट एडेड एट वन स्टेशन। कंपोनेंट एडेड एट वन स्टेशन का मतलब क्या है, ये सारे जो प्रोसेस है वो एक ही स्टेशन पे हो रहे हैं, या फिर कोई भी हमें बेस मेटल ऐड करना है तो यहीं पे मतलब एक ही स्टेशन पे सारे ऑपरेशन हो रहा है। फिर फाइनली हमें कंप्लीटेड असेंबली हमारी मिल जाती है। तो इसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्या कह रहा है नेक्स्ट हमारा पॉइंट, सेवरल कंपोनेंट फीडिंग इनटू द स्टेशन टू बी असेंबल एट ए बेस पार्ट। यानी हमारा बेस पार्ट है, जो भी हमारे कंपोनेंट है फीड होने हैं वो एक ही स्टेशन पे फीड हो रहे हैं, ठीक है। तो जो ये कंपोनेंट हमारे फीड हो रहे हैं या फिर हमारे नंबर ऑफ द ऑपरेशन है, उसे हम डिनोट करते हैं एनी से। क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट असेंबल एलिमेंट दैट आर परफॉर्म ऑन द मशीन। एक ही मशीन पे जो हमारे परफॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा एनई है, वो हमारा 1 2 3 कितना हो रहा है, बट एक ही बेस पार्ट पे हो रहा है, यानी एक ही मशीन पे हो रहा है, ठीक है, वो एनई हो गया। अब जो भी हमने प्रोसेस हम कर रहे हैं, इस एलिमेंट हमारा जो इस पे लग रहा है, असेंबल हो रहा है, वो उसका टाइम क्या होगा, उसे हमने TEG से डिनोट किया हुआ है। कह रहा है कि ईच एलिमेंट हैज एन एलिमेंट टाइम, यानी कुछ टाइम भी लगेगा दोस्तों, फीडिंग होगी तो टाइम लगेगा। कोई एक ऑपरेशन हो रहा है, सपोज दैट वेल्डिंग का है, क्लीनिंग का है,
एक वेल्डिंग में हमें 2 मिनट लग गया, दूसरी वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग की, या फिर हमें और कोई भी वेल्डिंग जरूरत पड़ा इसमें 1 मिनट लगा, यानी सारा प्रोसेस एक ही प्रोसेस पे हो रहा, सबका टाइम क्या है हमने अलग अलग है, बट स्टेशन हमारा एक ही है। ठीक है, तो वही हमारा जो जे डिनोट कर रहा है वो 1 2 3 है, यानी बता रहा है कि पहला पॉइंट में हमारा समय में कितना लग रहा है, इस पे कितना समय लग रहा है एक ही पॉइंट पे। ठीक है, अगर हम इसके आइडियल साइकिल टाइम को कैलकुलेट करें कि पूरा साइकिल टाइम पूरा कितना लगा है, तो पूरा साइकिल टाइम हमारा क्या होगा, टीएच हमारा क्या है, होल्डिंग टाइम। होल्डिंग टाइम का मतलब क्या है, अब हम कोई भी प्रोसेस करेंगे तो उसमें लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगा प्रोसेस का या फिर टूल का, तो वो हमारा टाइम क्या होता है, टीएच होता है। तो अगर हम टोटल टाइम निकालना है तो टीएच प्लस ये समेशन हमारा है टी एन ई जेड इक्वल टू 1 टी ई जे, जहां पे इंडिकेट कर रहा है कि जे हमारा क्या हो, 1 2 3 जे इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टीएच हैंडलिंग टोटल टाइम। तो हमने वो साइकिल टाइम देखा। इसके बाद अगर हमें एक्चुअल टाइम चाहिए तो एक्चुअल टाइम को मैंने टीपी से नोट किया हुआ है, यहां पे कह रहा है टीसी जो हमारा टोटल टाइम था, फिर समेशन है जे इक्वल टू 1 इक्वल टू क्यू जे एम जे टी और डी। यहां पे जो टीडी नोट कर रहा है, कह रहा है कि टेक एन एवरेज टू क्लियर द जैम, यानी अगर हमारा मशीनिंग का प्रोसेस हो रहा है तो कहीं पे क्या होगा कि उसमें जाम हो सकता है, हमारा टूल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, कुछ टाइम ले रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है टीडी से, जो हम एवरेज क्लियर अगर न्यूमेरिकल होता तो हम देखते हैं, यहाँ पे हम ओनली थ्योरी की बात करेंगे। और क्यू हमारा क्या होता है, डिफेक्टिव रेट हो रहा है, क्योंकि अगर हमारा पार्ट निकलेगा या फिर जैम होगा तो उसमें डिफेक्टिव रेट आएंगे, तो हमारा क्या होता है क्यू जे से डिनोट कर रहे हैं। और हमारा जो एम है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टेशन जैम, कौन कौन से हमारी प्रोबेबिलिटी किस हिसाब से हमारे स्टेशन हमारे जैम हो रहे हैं। ठीक है, जाम हो रहा है, तो कह रहा है टी पी इक्वल टू हमारा टीसी होता है, जो नंबर ऑफ द टर्म कौन कौन सा स्टेशन हमारा जैम हुआ है, जिस स्टेशन पे हमने काम किया है, यानी प्रोसेस हमने जो जो अपनाए हुए हैं। एम क्यू टी डी ये हमारा होता है सिंगल असेंबली मशीन के लिए। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इजिली थ्योरी में किस तरीके से हमें लिखना है, अगर हमारा इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करते हैं हम मल्टी स्टेशन असेंबली मशीन के बारे में। अब देखो मल्टी स्टेशन का मतलब क्या है, मल्टी स्टेशन का मतलब हमारा जो प्रोसेस हमारा हो रहा है वो कई सारे स्टेशन बने होंगे ऐसे ऐसे, जैसे वहां पे हमारा सिंगल स्टेशन था, यहाँ पे हमारे कई सारे स्टेशन होंगे। अब कई सारे स्टेशन होंगे तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा इसमें भी डिफेक्टिव बन सकता है, इसमें हो सकता है सही बने, इसमें हो सकता है डिफेक्टिव बने, या फिर ये हमारा टूल जाम हो सकता है, या फिर ये भी टूल जाम हो सकता है, फिर नहीं जाम हुआ। अब इस तरीके से हम किस तरीके से टाइम को कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा क्यू हमारा यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट कंपोनेंट टू बी द एड ड्यूरिंग द करंट साइकिल इज डिफेक्टिव, यानी कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो हमारा कंपोनेंट हम ऐड कर रहे हैं ड्यूरिंग द करंट साइकिल इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव हो या ना हो। ठीक है, और यम हमारा डिनोट करता है कि प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्ट रिजल्ट इन ए जाम एट द स्टेशन एंड कंसिक्वेंटली स्टॉपेज ऑफ द लाइन। और हमारा जो क्यू और यम है पूरा मे बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट स्टेशन। वही मैं कह रहा हूं, एक स्टेशन के लिए ये वैल्यू जो हमारी क्यू है और हमारा जो एम बता रहा है वो अलग अलग हो सकता है। जहां पे क्यू क्या, प्रोबेबिलिटी दैट द कंपोनेंट टू बी एडेड ड्यूरिंग द करंट साइकिल इज डिफेक्टिव, और एम में क्या, प्रोबेबिलिटी दैट ए डिफेक्ट रिजल्ट इन जाम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी कंडीशन के बारे में कि क्या क्या कंडीशन बन सकती है। तो पॉइंट हमारा लिखा है एट ए पार्टिकुलर वर्क स्टेशन, एक ही पार्टिकुलर वर्क स्टेशन पे, से स्टेशन हम कह सकते हैं हमारा आई क्या है, जो 1 2 3 करके स्टेशन है हमारा है, देयर आर द 3 पॉसिबल इवेंट, हमारे 3 पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं दैट माइट अकर व्हेन अ फीड मैकेनिज्म अटेम्प्ट टू फीड द नेक्स्ट कंपोनेंट एंड द असेंबली डिवाइस अटेम्प्ट टू द ज्वाइन इट टू बी द एग्जैक्टिंग असेंबली एट द स्टेशन। यानी हमारा जो फीडिंग मैकेनिज्म है जो हम काम कर रहे हैं उस पे, उसमें 3 तरीके की पॉसिबिलिटी आ सकती है। पहला हमारा जो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कंपोनेंट इज डिफेक्टिव एंड केस अ स्टेशन जैम, यानी जो हमारा कंपोनेंट है वो डिफेक्टिव हो सकता है और स्टेशन हमारा क्या होगा, जाम हो गया, यानी कुछ टाइम तक रुक गया, साइकिल टाइम जो प्रोसेस कंटिन्यू करना चाहिए वो जाम हो रहा है। तो हमारा जो हम जो लेंगे उसे इनटू में लेंगे, यम आई हमारा जो नोट कर रहा हो क्यू आई का क्या होगा, मल्टीपल होगा। सेकेंड हमारी कंडीशन होती है द कंपोनेंट इज डिफेक्टिव, यानी कंपोनेंट हमारा डिफेक्टिव है बट डज नॉट केस अ स्टेशन जैम, यानी हमारा जो स्टेशन है वो जाम नहीं हुआ है, कंटिन्यू रनिंग पे है, तो वहां पे हम लेंगे 1 माइनस एम आई और क्यू आई। अब अगर नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, कंपोनेंट इज नॉट डिफेक्टिव, यानी कंपोनेंट वहां पे क्या डिफेक्टिव नहीं है, तो 1 माइनस क्यू आई लेते हैं।
ठीक है। अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी को देखें तो क्या बनता है इसमें कि पॉसिबिलिटी ऑफ 3 पॉसिबल इवेंट, जो हमारी इवेंट है यही हमारे इवेंट बन सकते हैं कि हमारा टूल हो सकता है जो जाम हो गया हो, बट जो कंपोनेंट है वो डिफेक्टिव बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो ये हमारी कंडीशन है। तो कह रहा है कि मस्ट बी सम यूनिटी फॉर एनी वर्क स्टेशन, यानी कि तीनों का हम सम कर दें वो इक्वल 1 के बराबर होना चाहिए। ये हमारी जो इक्वेशन बनी हुई है ये कर रहा है। इसके बाद अगर हम स्पेशल केस की माने तो m जो हमारा i है वो m के बराबर है और जो q i हमने लिया वो q के बराबर हो जा रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी इस तरीके से। नेक्स्ट कह रहा है अगर जो नंबर ऑफ अगर हमारे वर्क स्टेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है करके डिटरमाइन द कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पूरा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा फॉर पॉसिबल आउटकम दैट कैन अकर ऑन एनी स्टेशन, नंबर ऑफ द स्टेशन बने हुए हैं असेंबली मशीन पे। द टर्म इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे टुगेदर ऑफ ऑल एन स्टेशन से। जो भी स्टेशन होंगे यहाँ पे हम जे की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, जो भी हमारे स्टेशन गिवन है वहां पे हम क्या करेंगे सबका मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आती है। इसका भी एक स्पेशल केस बनता है, अगर जो जे है या फिर क्यू आई है क्यू के बराबर है तो एम क्यू 1 माइनस एम क्यू और 1 माइनस क्यू ये क्या डिनोट कर रहा है, जैसा कि ये वाला कि हमारा कंपोनेंट डिफेक्टिव था, स्टेशन जैम हुआ था, ठीक है। ये तीनों कंडीशन है वो पावर की n इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये थ्योरी का दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन तो आप समझ सकते हैं कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से लिखना है। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आए, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। रूल है जो हमारे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। जैसा कि पहला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज सेट टू बी ऑटोमेटेड। एक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटेड कब होगा, इफ इट इज टू सम डिग्री सेल्फ एक्टिंग, यानी अगर हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन वर्क कर रहा है तो कैसा होगा, जो सम डिग्री है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे सेल्फ एक्टिंग होगी, वो सेल्फ रेगुलेट करेगा एंड सेल्फ डिपेंडेंट होगा। यानी हमने एक बार प्रोग्राम को सेट कर दिया तो जो उसका प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, किस तरीके से उसका मूवमेंट करना है, एक्स में मूवमेंट करना है, वाई में मूवमेंट करना है, उसकी फीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ये सारा कुछ क्या होता है एक तरीके से हमारे सेल्फ एक्टिंग होते हैं। ये सारी चीजें सेल्फ रेगुलेट करती है और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है जब हम उसमें क्या करते हैं प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का यूज करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हमारे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है इज सेड टू बी द मोस्ट ऑफन व्हेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इन बैचेस। हम जो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का वहां मोस्टली यूज करते हैं जहां पे हमें जो प्रोडक्ट को एक बनाना है, बैच वाइज बनाना है। अब बैच प्रोडक्शन क्या होता है, इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बैच प्रोडक्शन हमारा क्या होता है। तो ये जो छोटे छोटे टर्म है आपको याद रखने, तभी आपको ये याद रहेगा, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लिख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट अलाउ फॉर ऑटोमाइजेशन एंड द फ्रीक्वेंटली चेंज द थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी कहने का मतलब जो हमारे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होते हैं इनको चेंज करना, फ्रीक्वेंटली हम चेंज कर सकते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। जैसे हमें कोई प्रोसेस चेंज करना है या फिर हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट को हमने बना लिया है, दूसरे प्रोडक्ट को हमें बनाना है, तो हमने क्या किया अपने प्रोग्राम को चेंज किया और अपनी लाइन को क्या कर सकते हैं रन करा सकते हैं, दूसरे प्रोडक्ट को इजिली बना सकते हैं। तो ये हमारे क्या रोल है जो हमारे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन हम जैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि द ऑपरेशन सीक्वेंस इज कंट्रोल्ड बाय ए प्रोग्राम। जो ऑपरेशन सीक्वेंस होता है हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके, प्रोग्राम के द्वारा। जैसे कि हमें अगर न्यू प्रोग्राम बनाना है, न्यू प्रोग्राम कैन बी प्रिपेयर्ड, न्यू प्रोग्राम हम इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटर इनटू द इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट, यानी अगर हमें न्यू प्रोडक्ट को इजिली बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं अगर हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारा मेन पॉइंट है। तो ये हमारे मेन पॉइंट होते हैं अगर हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि द प्रोग्राम इज सेट फॉर इंस्ट्रक्शन कोडेड सो दैट द सिस्टम कैन बी द रीड एंड इंटरप्ट देम। यानी कहने का मतलब अगर हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम को, हमने क्या किया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिस हिसाब से दिया है, एक हमारी कोडिंग लैंग्वेज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सिस्टम है रीड करता है
और इंटरप्ट करता है, यानी उसी तरीके से हमारा क्या करेगा, सिस्टम काम करेगा। तो ये सारे फायदे होते हैं। आपने जल्दी देखा होगा जो हमारी रोबोट होती है या फिर हमारी एनसी मशीनें हैं, सीएनसी मशीनें हैं, वो आजकल इसी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन पे ही क्या करती हैं, यूज करती हैं, वर्क करती हैं। इससे होता क्या है कि जो हमारी क्वालिटी है या फिर हमारा जो प्रोडक्शन का रेट है, जो डिफेक्टिव हमारे पार्ट हैं, वो सारी क्या होती है, रिड्यूस होती है, क्वालिटी हमारी इंप्रूवमेंट हो गई, प्रोडक्शन हमारा अच्छा होता है और जो डिफेक्टिव पार्ट हमारे ज्यादा बन रहे हैं वो नहीं बनते हैं। तो ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के क्या तरीके, एक तरीके से हमारा रोल है जो हमें यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन फॉर फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अब प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन फिर फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है। कहने का मतलब हमने एक प्रोग्राम बनाया, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को बना लिया, दूसरे प्रोडक्ट को हमें बनाना है तो फ्लेक्सिबली हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया तो दूसरा प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये सारे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के बेस्ट हमारे एग्जांपल हैं। इस वेयर द जनरल पर्पस ऑफ द इक्विपमेंट इज यूज्ड इन ए प्रोसेस फोकस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फोकस करता है। एंड वेयर द बोथ ऑफ द प्रोसेसिंग सीक्वेंस, उसके क्या है, टाइप ऑफ द ऑपरेशन कैन इजिली द अल्टर्ड बाय द मीन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के द्वारा उसके हम ऑपरेशन को इजिली चेंज कर सकते हैं अगर हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इज दिस वेरी इफिशियंट है हमारा है एंड फॉर द प्रोडक्शन के लिए फॉर द स्मॉल लॉट ऑफ ए डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी हमें स्मॉल लॉट के डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाना है तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन हमारा बेस्ट है। कैसे, सपोज दैट हमें 100 पीस, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, हमें 5000 प्रोडक्ट किसी का बनाना है, 10,000 किसी का बनाना है, प्रोडक्ट को बनाना है, तो यहाँ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन बेस्ट है क्योंकि हम इजिली क्या कर सकते हैं, इससे प्रोग्राम हमने चेंज किया और हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, वो हम इजिली कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारी एनसी मशीन होती है, न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन, टूल्स हमारे होते हैं, वो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के द्वारा ही रन करते हैं। इंडस्ट्रियल हमारा रोबोट हो गया या प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल हो गया जिसे हम कहते हैं पीएलसी, ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल है तो इसके प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको समझ में आया है कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन क्या होता है तो दोस्तों प्लीज दोस्तों लाइक शेयर आप जरूर करें। बात करेंगे रोबोट विजन के बारे में कि हमारा रोबोट विजन होता क्या है, इसके क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इसका वर्किंग जो प्रोसेस होता है किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में मेन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि जो हमारा रोबोट विजन होता है, नाम से क्लियर हो रहा है, रोबोट का मतलब जो हमारी रोबोट मशीन होती है। विजन का मतलब क्या है, एक कैप्चर इमेज करने से मतलब है कि हमारा जो रोबोट है वो वर्क करता है तो किस तरीके से वर्क करता होगा, उसका सेंसिंग प्रोसेस होगा, कोई इमेज को डिटेक्ट करता होगा, फिर उसके बाद उसकी कोडिंग होगी, मैनिपुलेशन होता होगा, तभी वर्क करता होगा। तो इसी तरीके से जो हमारा रोबोट विजन होता है, इसको एज हम कंप्यूटर विजन के भी नाम से जानते हैं। इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है, जो हमारा इसका मेन प्रिंसिपल है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, यानी जो हमारी इमेज होती है उसको क्या करता है, जो हमारी डिजिटल इमेज है उसको प्रोसेसिंग करने का काम करता है, जो रोबोट विजन का जो मेन प्रिंसिपल होता है। इसको हम यूज किस तरीके से करते हैं, जो हमारा रोबोट विजन है, कैसे, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ ए कैमरा। ये क्या करता है, जो हमारा रोबोट विजन है वो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से मतलब क्या है, जो उसमें प्रोग्रामिंग है उसके सराउंडिंग से, विद द हेल्प ऑफ ए कैमरा, एक कैमरा के थ्रू। यानी एक कैमरा है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, रोबोट है, ये क्या है, स्क्रीनिंग पे आ रही है, यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करेगा, कैप्चर करेगा इसकी इन्फॉर्मेशन को, इसकी कोडिंग को, डिकोडिंग को, तब क्या करेगा, जब ये कैप्चर करेगा तब इसका क्या होगा, वर्किंग प्रोसेस चलेगा। तो वही कह रहा है कि द कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ ए कैमरा, एक कैमरा के थ्रू। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हमारी जो आई है जो हम देखते हैं मोस्टली, हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं तभी उसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं। एक तरीके से फील करने का मतलब क्या है, हमने देखा कोई भी ऑब्जेक्ट को देखा या हम उसको चाह रहे हैं बनाना, तो हम पहले क्या करते हैं, आई से देखते हैं, तब उसको सेंस करेंगे, उसको माइंड करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे कि किस तरीके से हमें किसी ऑब्जेक्ट को बनाना है या फिर हमें कुछ किस तरीके से काम करना है। तो पहला हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट क्या होता है, हम देखते हैं। सपोज हम पहले क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, देखने के बाद ही थिंक करेंगे कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सारी चीजें उसी तरीके से हमारे, जिस तरीके से आई हमारा, जो हमारी आंख है वो एक विजन करने का काम करती है, उसी तरीके से हमारा जो
कंप्यूटर विजन है या फिर रोबोट विजन है वह भी वर्क करता है। अगर मैं एक जनरल एग्जांपल दूं, इसका मेन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हमारा कंप्यूटर विजन का है, रोबोट विजन का है, टू एक्सट्रैक्ट करता है, करेक्टराइज करता है एंड इंटरप्रेट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन एन इमेज फोटोग्राफ कैप्चर यूजिंग ए कैमरा। यानी कैमरा के थ्रू हमारी जो एक्सट्रैक्ट करता है उसको करेक्टराइज करेगा और इंटरप्रेट करेगा ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट इन ए इमेज, और उसकी इमेज को क्या करता है, प्रेजेंट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफी हो सकता है, कैप्चर, और किसकी हेल्प से, कैमरा की हेल्प से। जो यहाँ पे हमारा कैमरा होता है वो एज ए सीसीडी होता है। सीसीडी का मतलब चार्ज कपल्ड डिवाइस, ठीक है, सीसीडी है। अब जो हमारे रोबोट विजन है इसके 6 मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, या फिर हम कह सकते हैं 6 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इसकी वर्किंग प्रोसेस को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेंसिंग। सेंसिंग से मतलब क्या है, सेंसिंग इज ए प्रोसेस दैट यील्ड विजुअल इमेज। यानी जो हमारा सेंसिंग का मतलब क्या है, हमने क्या किया, कंप्यूटर विजन है हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा कैमरा के थ्रू देख रहा है तो उसको क्या करता है, सेंस करने का काम करता है कि उसकी जो विजुअल इमेज है वो किस तरीके से होगी। अब क्या करता है, प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, उसके जो प्रोसेसिंग के स्टेप हैं, कहने का मतलब इट डील विद द टेक्निक्स। एक हमारी टेक्निक है लाइक नॉइस रिडक्शन एंड एनहांसमेंट डिटेल्स। नॉइस रिडक्शन का मतलब क्या है, अब विजुअल इमेज है ये हमारी सेंसिंग हो गई, तो यहाँ पे क्या करेगा, उसको जो उसके नॉइस हैं, एक्स्ट्रा नॉइस हैं इमेज को, तो जो उसकी एक्स्ट्रा नॉइस रिकॉर्ड हो जाती है उसको क्या करता है, नॉइस का रिडक्शन करता है, इमेज को कैप्चर करेगा और उसके इनहेंसमेंट के, यानी ये जो विजुअल इमेज है उसको और क्या करेगा, क्लियर करेगा, उसके ऑब्जेक्ट को क्लियर करेगा। तो इनहेंसमेंट डिटेल करता है, ये हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग का काम होता है। फिर आता है सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन क्या है, पार्टीशन एंड इमेज इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ ए इंटरेस्ट। यानी पार्टीशन का क्या मतलब है, हमारी कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर कब होगा, जब वो छोटे छोटे पार्ट में एक तरीके से उसको डिवाइड करता है एक्स वाई कॉलम पे। एक हमारा सपोजेट एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है, एक हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, वो नंबर ऑफ द पार्टीशन में क्या होता है, एक तरीके से कैटेगराइज होता है, ठीक है, तो बटा होता है पार्टीशन पे। वही करता है ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक हमारा ऑब्जेक्ट को इंटरेस्ट करता है किस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर होगा, ये हमारा क्या होता है, सिगमेंटेशन का वर्क। फिर कहता है कि डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मिलेगा उसको क्या करेगा, एक तरीके से मैनिपुलेट करता है, उसके लाइक साइज क्या है, उसका शेप क्या है, सुटेबल फॉर द डिफरेंशिएटिंग वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर। एक हमारा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट से डिफरेंट करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, कि उसका साइज क्या है, शेप क्या है, उसको सिर्फ मैनिपुलेट करता है। उसको मैनिपुलेट करने का मतलब उसके ऑब्जेक्ट को, डायमेंशन को, शेप को, साइज को क्या करेगा, डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट होता है रिकॉग्नाइज। डिफाइन द ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनेगा उसको फाइनली डिफाइन करेगा। एंड इंटरप्रिटेशन, इट असाइन ए मीनिंग रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट इन इसकी, यानी हमारी ऑब्जेक्ट है फाइनली जो बनेगी उसका मीनिंग क्या है, रिकॉग्नाइज करेगा किस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट क्या है दिखेगा। जैसे हमारा डिफाइन द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, हमारे बोल्ट है या फिर हमारा कोई नट है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट फाइनली डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये हमारे मेन प्रोसेस होते हैं जो मैंने डिफाइन किए कि सेंसिंग, प्रोसेसिंग, सिगमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, रिकॉग्नाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये हमारे क्या है, रोबोट विजन के मेन एक तरीके से इंपॉर्टेंट 6 प्रिंसिपल हैं, सब डिवाइड सब प्रिंसिपल हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना जरूरी है। बात करते हैं इसके मेन एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन का मतलब एक क्या होता है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब किस तरीके से हमारी ऑब्जेक्ट है विजुअलाइज है। पार्ट आइडेंटिफिकेशन, उसका पार्ट का आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन एंड ऑरिएंटेशन, ये क्या है मेन प्रिंसिपल होते हैं रोबोट विजन के। अगर हम बात करें कि कंपोनेंट ऑफ द रोबोट विजन, क्या उसके कंपोनेंट है, किस तरीके से वर्क करता है, वो हम देखते हैं। तो मेन इसके जो कंपोनेंट है, पहला लाइटिंग। लाइटिंग से मतलब क्या है, हमारी लाइटिंग आएगी। अब लाइटिंग के बाद हमारा पड़ेगा तो हमारा कैमरा क्या करेगा, उसके ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। कैमरा के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, कैप्चर होता है। फिर कैप्चर होने के बाद ये लिखा हुआ एडीसीए, एनालॉग टू डिजिटल, यानी जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग है उसको चेंज करता है, एक ट्रांसड्यूसर तरीके से वर्क करता है एनालॉग टू डिजिटल की तरीके से। तो वही मैंने लिखा है एडीसीए। ये मेन इसके कंपोनेंट है कंप्यूटर विजन के या रोबोट विजन के। फिर आता है फ्रेम ग्रैबर। अब ये फ्रेम ग्रैबर का क्या है, यहाँ मेमोरी से रिलेटेड है। स्टोरेज यहाँ पे जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बाद उसका स्टोरेज क्या है, जो ऑब्जेक्ट हमारा डिटेक्ट करेगा उसके स्टोरेज के बाद क्या आता है हमारा कंप्यूटर प्रोसेसर।
कंप्यूटर प्रोसेसर क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया नॉइस को रिडक्शन करेगा, यानी उसका प्रोसेसिंग करने का काम होता है। यहाँ पे इमेज हमारी जब स्टोर होती है, जब आगे फॉरवर्ड होगी, वो कंप्यूटर प्रोसेसर पे जाएगी। कंप्यूटर प्रोसेसर क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट की नॉइस को रिडक्स करेगा, जो हमारी इमेज है उसको इनहेंसमेंट करेगा, यानी उसको इमेज को अच्छा क्लियर करेगा। फिर अब आता है रोबोट कंट्रोलर, एक कंट्रोलर के तरीके से वर्क करता है। फिर हमारा आता है रोबोट मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर करते उसकी गणना है, उसकी डायमेंशन क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है। फिर इसके बाद हमारा मेन एप्लीकेशन हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये है मेन कंपोनेंट ऑफ एक विजन सिस्टम के। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आपको दोस्तों बेसिक जानकारी मिल गई होगी कि हमारा रोबोट विजन किस तरीके से वर्क करता है।